हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल थंडर। आज हम पढ़ेंगे आपका बीम के डिजाइन के बारे में। तो बीम के डिजाइन के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सा टर्म्स बताऊंगा। जैसे कि आपका इफेक्टिव स्पान जो होता है वो क्या होता है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम साइड रेनफोर्समेंट देते हैं तो क्यों देते हैं, एंड हमारा जो क्लियर कवर रहता है बीम में वो कितना रहना चाहिए, एंड आपको जो हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं बीम में, तो शियर रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है एंड कितने टाइप का शियर रेनफोर्समेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका बीम के डिजाइन बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो पहले हम जानते हैं आपका इफेक्टिव स्पान जो है वो क्या है। देखिए, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एल इफेक्टिव लिखा हूँ, तो ये हो गया हमारा इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान का मतलब क्या है, मतलब आपका बीम का जो पर्सन बेंड होता है उस टाइम पे बीम का जो पर्सन इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उस पर्सन को हम एल इफेक्टिव बोलते हैं। मतलब ये हो गया आपका इफेक्टिव स्पान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल ओवरऑल लिखा है। एल ओवरऑल का मतलब आपका जो ओवरऑल लेंथ होता है उसे हम एल ओवरऑल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आपका डी, स्मॉल डी मतलब आपका इफेक्टिव डेप्थ, मतलब बीम का आपका इफेक्टिव डेप्थ कितना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं B1 एंड B2 लिखा है। B1 एंड B2 का मतलब आपका बीम के नीचे जो आपका सपोर्ट विड्थ प्रोवाइड किया जाता है उसे हम B1 एंड B2 यहाँ पे बोलेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एल क्लियर लिखा हुआ है। एल क्लियर मतलब आपका जो क्लियर स्पान है, यहाँ पे दोनों सपोर्ट विड्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम एल क्लियर बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले आपका जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसका हम इफेक्टिव स्पान कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में मैं बोलूंगा। आपका जो सिंपल सपोर्टेड बीम है उसका हम जब इफेक्टिव स्पान मतलब एल इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों में से जो आपका मिनिमम होगा उसे हम लेते हैं। इन दोनों में मतलब आपका यहाँ पे एल सी प्लस डी, एल सी मतलब आपका जो क्लियर स्पान है प्लस डी मतलब आपका जो इफेक्टिव डेप्थ है, और B1 डिवाइड बाई 2 प्लस एल सी प्लस B2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब आपका जो सपोर्ट विड्थ होता है उन दोनों का आधा प्लस क्लियर स्पान, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा आप उससे सिंपल सपोर्टेड बीम का इफेक्टिव स्पान लेंगे। अब हम जानेंगे आपका कंटिन्यूस बीम का जो एल इफेक्टिव है मतलब इफेक्टिव स्पान है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंटिन्यूस बीम के मतलब आपका ब्रिज जो है हम उसे कंटिन्यूस बीम का एक एग्जाम्पल की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो ब्रिज है आप देख सकते हैं आपका ब्रिज में अगर ये आपका एक ब्रिज हो गया तो ब्रिज में आप देख सकते हैं आपका जो सपोर्ट रहता है नीचे वो 2 से ज़्यादा होता है, इसलिए हम ब्रिज को एक कंटिन्यूस बीम के एग्जाम्पल में भी ले सकते हैं। तो उसमें हमारा क्या होता है, अगर आपका जो B1 एंड B2 है वो LC/12 मतलब आपका जो क्लियर स्पान है डिवाइड बाई 12 करके आपका अगर B1 एंड जो B2 है वो कम आता है तो हम सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह उसका जो इफेक्टिव स्पान है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब LC प्लस डी मतलब जो आपका क्लियर स्पान है प्लस आपका इफेक्टिव डेप्थ, और B1 डिवाइड बाई 2 प्लस LC प्लस B2/2 मतलब आपका जो यहाँ पे सपोर्ट विड्थ है डिवाइड बाई 2 प्लस LC मतलब आपका जो क्लियर स्पान प्लस B2/2 मतलब यहाँ पे जो आपका सपोर्ट विड्थ है उस तरह भी हम ले सकते हैं। एंड आपका अगर B1 एंड B2 जो है वो LC/12 और 600 mm से ज़्यादा है तो हम कैसे लेंगे, तो हम LC प्लस D/2 और LC प्लस B/2 से जो मिनिमम है वो हम लेते हैं। D/2 मतलब आपका इफेक्टिव डेप्थ डिवाइड बाई 2, B/2 मतलब आपका जो सपोर्ट विड्थ होता है उसका डिवाइडेड बाई 2 करके हम LC/12 और 600 mm से अगर आपका ज़्यादा है B1 एंड B2 इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कैंटिलीवर बीम के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैंटिलीवर बीम का मतलब देखिए, अगर एक कैंटिलीवर बीम है उसका जो एक साइड है वो आपका सपोर्टेड होता है और इसका जो दूसरा साइड है वो अनसपोर्टेड होता है, मतलब इसमें कुछ भी सपोर्ट नहीं होता है, इसे हम कैंटिलीवर बीम बोलेंगे। तो यहाँ पे कैंटिलीवर बीम का ये हो गया आपका क्लियर स्पान एंड ये हो गया आपका इफेक्टिव डेप्थ। तो हम कैंटिलीवर बीम का जब कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो इफेक्टिव स्पान है वो कैलकुलेट करने के लिए आपका जो क्लियर स्पान है प्लस आपका जो डेप्थ है डिवाइड बाई 2 करके हम कैंटिलीवर बीम का इफेक्टिव स्पान निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे आपका लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट के बारे में। तो बीम में जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो हम टेंशन साइड पे भी देते हैं एंड कंप्रेशन साइड पे भी देते हैं। तो टेंशन साइड पे क्यों देते हैं, आपका जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में गुड होता है पर आपका जो कंक्रीट का टेंशन लेने का कैपेसिटी है वो इतना अच्छा नहीं होता है, तो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम टेंशन साइड पे रेनफोर्समेंट देते हैं। तो हमारा जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है टेंशन साइड पे वो होता है आपका 0.85 BD/FY।
BD मतलब आपका ब्रेथ, D मतलब आपका इफेक्टिव डेप्थ एंड FY मतलब आपका जिस ग्रेड का आप स्टील यूज़ किए हो बीम पे वो हमारा FY है। मतलब आप FE 415 और FE 500 ग्रेड का स्टील यूज़ किए हो उस वैल्यू जो यहाँ पे आपका यूज होगा। तो हम जो AST मिनिमम प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप टेंशन साइड में जो मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो क्यों प्रोवाइड करते हैं? हम टेंशन साइड पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये हमें प्रिवेंट करता है आपका जो बीम है उसे सडन फेल्योर होने से, इसलिए हम टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड हमारे जो टेंशन साइड पे हम मैक्सिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो है आपका 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, मतलब 0.04 B कैपिटल D। तो ये हम मैक्सिमम रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं? अगर इससे ज़्यादा हो गया तो हमारा जो कंपैक्शन में प्रॉब्लम आता है, इसलिए हम मैक्सिमम 4% ऑफ ग्रॉस एरिया रेनफोर्समेंट आपका टेंशन साइड पे प्रोवाइड करते हैं। देन हमारा आता है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट क्या है। मतलब आपका जो कंप्रेशन साइड में हम रेनफोर्समेंट बार यूज़ करते हैं तो उसका जो मिनिमम है हम एटलीस्ट 2 नंबर्स का बार यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जो स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं ये इसे होल्ड करके रखने के लिए भी हेल्प करता है। एंड हमारा जो मैक्सिमम है कंप्रेशन साइड पे वो है आपका 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, क्योंकि ज़्यादा होने से आपका कंपैक्शन में प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हम 4% ऑफ ग्रॉस एरिया यूज़ करते हैं। तो अब हम जानेंगे साइड फेस रेनफोर्समेंट के बारे में। तो साइड फेस रेनफोर्समेंट हम बीम में क्यों प्रोवाइड करेंगे? अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये आपका एक बीम का क्रॉस सेक्शन है, उसका ये हो गया ब्रेथ एंड ये हो गया उसका ओवरऑल डेप्थ। तो ओवरऑल डेप्थ जो है अगर आपका 750 mm से ज़्यादा होता है तो हम साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मैं यहाँ पे साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हूँ। तो फाइनली आपका अगर जो ओवरऑल डेप्थ है वो 750 mm से ज़्यादा होने से हम साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जो साइड फेस रेनफोर्समेंट है वो आपका 0.1% ऑफ ग्रॉस वेब एरिया होता है, उससे ज़्यादा हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। एंड इसमें जो स्पेसिंग रहता है साइड फोर्स रेनफोर्समेंट में वो 300 mm से भी ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट हम जानेंगे आपका मिनिमम नॉमिनल कवर के बारे में। तो हम जो बीम में कवर प्रोवाइड करते हैं क्यों? तो इसलिए हम यहाँ पे कवर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि आपका जो बाहर में मॉइस्चर रहता है वो आपका भीतर जो आपका रेनफोर्समेंट यूज हुआ है उसे मॉइस्चर के वजह से उसे करोजन ना आए, तो करोजन आने से उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, इसलिए हम जो क्लियर कवर और नॉमिनल कवर प्रोवाइड करते हैं। तो क्लियर कवर होता है क्या? तो क्लियर कवर का मतलब आपका जो रेनफोर्समेंट, मतलब आपका यहाँ पे जो मेन रेनफोर्समेंट के साइड पे यहाँ पे आप स्टीरअप प्रोवाइड किए हो, तो स्टीरअप का जो आउटसाइड है तो वहाँ से लेकर आपका जो एक्सटर्नल सरफेस होता है उनमें से जो डिस्टेंस रहता है उसे हम क्लियर कवर बोलते हैं। तो आप यहाँ पे भी एक और टर्म देख सकते हैं इफेक्टिव कवर। तो इफेक्टिव कवर क्या होता है? आपका टेंशन साइड पे जो मेन रेनफोर्समेंट है यहाँ पे, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से लेकर आपका जो एक्सपोज सरफेस होता है उनमें से जो डिस्टेंस रहता है उसे हम इफेक्टिव कवर बोलेंगे। तो आप जो कवर प्रोवाइड करते हैं तो उसका मेन पर्पज हो गया आपका बाहर जो मॉइस्चर रहता है वो आपका जो भीतर जो रेनफोर्समेंट रॉड एंड स्टीरअप रहता है उसे करोजन ना करे। एंड आप जो यहाँ पे कवर प्रोवाइड करते हैं ये आपका फायर के टाइम में भी ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो हमारा जो IS 456-2000 कोड बुक है उस पर आपका फुटिंग के लिए, कलम के लिए, बीम के लिए एंड स्लैब के लिए कुछ वैल्यू है जो कि आपका इतना कवर प्रोवाइड करना ही करना है। तो आपका बीम के लिए आप 20 mm का कवर यूज़ करते हो एंड जो कलम है उसके लिए 40 mm एंड फुटिंग के लिए 50 mm एंड स्लैब के लिए आप 20 mm का कवर प्रोवाइड करते हो। तो नेक्स्ट है हमारा शियर रेनफोर्समेंट। तो शियर रेनफोर्समेंट जो है हम बीम में क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो शियर रेनफोर्समेंट जो है वो हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि बीम में ऊपर जब आपका शियर फोर्स आता है तो उसे जो शियर रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो उसे काउंटरएक्ट करे, बीम को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करे, इसलिए हम शियर रेनफोर्समेंट बीम में प्रोवाइड करते हैं। अगर हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो हमारा जो शियर रेनफोर्समेंट होता है वो हम स्टीरअप के टाइप पे प्रोवाइड करते हैं। ये जो स्टीरअप होता है आपका, ये आपका जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है उसे होल्ड करके रखता है। देन हम कितने टाइप में शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं? हम वर्टिकल स्टीरअप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बेंट अप बार्स एलोंग विद स्टीरअप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे बेंट अप बार्स एलोंग विद स्टीरअप मतलब आप ओनली बेंट अप बार्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, आपको स्टीरअप के साथ ही बेंट अप बार्स को प्रोवाइड करना ही करना है। एंड देन आता है हमारा इंक्लाइन स्टीरअप। इंक्लाइन स्टीरअप का मतलब आपका ये जो स्टीरअप है इन तीनों स्टीरअप में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका इंक्लाइन स्टीरअप होता है, पर
प्रैक्टिकली हम कंस्ट्रक्शन साइट में इंक्लाइन स्टीरअप ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। तो वर्टिकल स्टीरअप क्या है अब डिटेल्स में जानेंगे। आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देखिए बीम का, यहाँ पे आपका वर्टिकल स्टीरअप जो है वो यूज हुआ है। एंड जो ये वर्टिकल स्टीरअप है उसका जो डायमीटर होता है वो जनरली 6 mm से 16 mm तक जो बार होता है हम वर्टिकल स्टीरअप में यूज करते हैं। ये जो वर्टिकल स्टीरअप है वो कितने टाइप का हो सकता है, वो 2 लेग्ड हो सकता है, 4 लेग्ड हो सकता है एंड 6 लेग्ड हो सकता है। ये लेग का मतलब आपका यहाँ पे देखिए, ये आपका 1 एंड 2, इसलिए ये 2 लेग स्टीरअप है। एंड यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब ये आपका 4 लेग स्टीरअप है। एंड यहाँ पे आपका 6 लेग स्टीरअप मतलब 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपका हो गया 6 लेग स्टीरअप। एंड यहाँ पे जो हम हुक प्रोवाइड करते हैं ये आपका कंप्रेशन साइड पे रहता है, मतलब आपका जो स्टीरअप का हुक है मतलब ओपन पोर्शन होता है ये कंप्रेशन साइड में ही रहता है, टेंशन साइड में हम हुक प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम बीम में जो वर्टिकल स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं उसमें आपका जो सपोर्ट है उसके पास जो स्टीरअप रहता है उसमें जो स्पेसिंग रहता है वो कम रहता है, पर आपका मिडिल में आपका जो स्पेसिंग रहता है स्टीरअप में वो ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है उसके पास आपका शियर फोर्स ज़्यादा रहता है, पर बीच में आपका शियर फोर्स ज़्यादा नहीं, बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है। तो ये जो शियर फोर्स सपोर्ट के पास ज़्यादा रहता है इसलिए हम इसमें जो स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं उसमें जो स्पेसिंग रहता है वो कम रहता है, पर आपका बीच में उसमें जो स्टीरअप का स्पेसिंग रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो अब हम जानेंगे आपका बेंट अप बार एलोंग विद स्टीरअप के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक आपका बीम का क्रॉस सेक्शन है एंड यहाँ पे हम वर्टिकल स्टीरअप जो है उसके साथ साथ बेंट अप बार यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पे जो बेंट अप बार है उसका जो एंगल है यहाँ पे हम जनरली 45 डिग्री रखते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट यूज हुआ है हम कुछ लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट को बेंट अप बार के तरह यहाँ पे जो सपोर्ट है आपका उसके पास बेंड कर देते हैं। तो हमारा जहाँ ज़्यादा शियर फोर्स लग रहा होता है मतलब आपका जो सपोर्ट के पास है आपका ज़्यादा शियर फोर्स लग रहा होता है तो उस प्लेस पर हम बेंट अप बार्स जनरली प्रोवाइड कर देते हैं। ये जो आपका बेंट अप बार्स है ये आपका बीम का दोनों साइड में, मैं यहाँ पे एक साइड पे शो किया हूँ बट आपका बीम का जो दोनों साइड पे आप बेंट अप बार्स यूज कर सकते हैं। एंड आपका जो यहाँ पे जो बेंट अप बार्स है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बेंट हुआ है, यहाँ पे बेंट हुआ है, तो ये बेंट अप बार जो है ये मोर देन वन प्लेस आपका यूनिफॉर्मली बेंट हो सकता है। देन हम जानेंगे आपका इंक्लाइन स्टीरअप के बारे में। ये जो आपका इंक्लाइन स्टीरअप होता है इन तीनों में से ज़्यादा इफेक्टिव आपका इंक्लाइन स्टीरअप ही होता है। एंड ये इंक्लाइन स्टीरअप जो है ये 45 डिग्री में भी बेंट हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर हम जनरली फील्ड में इंक्लाइन स्टीरअप को यूज नहीं करते हैं। अब तो हमें पता चल गया हम शियर एनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं। अगर हम शियर एनफोर्समेंट नहीं देते हैं तो क्या होगा, तो हमारा जो बीम है वहाँ पर आपका क्रैक आ जाता है। तो ये जो क्रैक आता है वो कितने टाइप का क्रैक होता है, एक होता है आपका फ्लेक्सर क्रैक, दूसरा होता है आपका शियर क्रैक एंड तीसरा होता है आपका फ्लेक्सर शियर क्रैक। अब डिटेल्स में इन 3 क्रैक के बारे में हम जानेंगे। आपको एक चीज पहले याद रखना है, आपका जो शियर फोर्स होता है वो आपका सपोर्ट के पास ज़्यादा रहता है एंड आपका बीच में आपका बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा रहता है। तो फ्लेक्सर क्रैक के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्लेक्सर जो है इस वर्ड का मीनिंग क्या है, फ्लेक्सर मतलब आप सपोज ये एक आपका कंक्रीट का सेक्शन है सपोज, तो इसमें अगर आप लोड देते हो तो आपका जो कंक्रीट है वो कितने लोड के बाद फेल हो जाता है, तो जितने लोड पे ये जो कंक्रीट सेक्शन है ये फेल होता है उस लोड को हम फ्लेक्सुरल लोड बोलेंगे। मतलब आपका एक चीज़ का जो मैक्सिमम रेजिस्ट करने का कैपेसिटी होता है उसे हम फ्लेक्सर स्ट्रेस बोलेंगे। तो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ यहाँ पे आपका जो ये बीम है इसका जो सपोर्ट है उसके पास आपका शियर स्ट्रेस ज़्यादा रहता है एंड आपका जो मिड स्पैन होता है उसमें आपका बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा रहता है एंड शियर फोर्स जो है यहाँ पर मिड स्पैन में 0 होता है एंड यहाँ पे आपका जो मिडिल पे एलिमेंट होता है उसमें आपका बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा पड़ता है। अगर आपका बीच में टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा पड़ता है तो क्या होगा, आपका यहाँ पे जो बीम है तो इस साइड पे स्ट्रेच हो जाएगा एंड इस साइड पे भी स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये दोनों साइड से स्ट्रेच होने से आपका मिडिल पे क्रैक आ जाएगा एंड ये जो क्रैक होता है आपका जनरली 90 डिग्री का क्रैक होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये आपका एक 90 डिग्री का क्रैक जो है ये फॉर्म हुआ है एंड ये जो क्रैक है आपका फ्लेक्सर क्रैक है वो आपका टेंशन साइड पे स्टार्ट होता है एंड आपका न्यूट्रल एक्सिस तक जाता है।
सो बेसिकली आपका ये हो गया, आपका जो फ्लेक्सर क्रैक है वो आपका जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा पड़ता है उस प्लेस पर ये फ्लेक्सुरल क्रैक क्रिएट होता है। ये 90 डिग्री का क्रैक जनरली फॉर्म होता है एंड ये आपका टेंशन साइड से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक जाता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है शियर क्रैक। तो शियर क्रैक क्या है? आपका जो सपोर्ट होता है उसमें तो आपका शियर फोर्स ज़्यादा होता है एंड यहाँ पे मिडिल पे आपका बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए आपका जो सपोर्ट है यहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट 0 होता है एंड शियर फोर्स जो है वो मैक्सिमम होता है। सो यहाँ पर आपका जो एलिमेंट है वो इस पार्ट में ज़्यादा शियर फोर्स रहता है एंड जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो 0 होता है। बट फ्लेक्सर क्रैक में आपका मिडिल में बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता था, सपोर्ट में आपका शियर फोर्स ज़्यादा होता था, तो यहाँ पे आपका शियर क्रैक फॉर्म होता है। ये जो शियर क्रैक फॉर्म होता है यहाँ पे, इसका जो एंगल है ये 45 डिग्री का एंगल होता है एंड जो शियर क्रैक है ये जनरली आपका सपोर्ट के पास ही क्रिएट होता है एंड ये जो शियर क्रैक होता है उसे हम डायगोनल टेंशन क्रैक भी बोल सकते हैं। एंड ये जो शियर क्रैक होता है ये आपका जो कंक्रीट है यहाँ पे, अगर हम इसमें कुछ भी रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करते, आपका जो शियर रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड भी नहीं करते, तो आपका ओनली कंक्रीट जो है ये शियर क्रैक को रेजिस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए हमें प्रॉपर AST मतलब एरिया ऑफ स्टील सेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करना है एंड शियर रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करना है। एंड आपका जो शियर फोर्स है आपका सपोर्ट के पास तो ज़्यादा होता है एंड आपका सपोर्ट से यहाँ से लेकर जो D/2 होता है, मतलब आपका जो इफेक्टिव डेप्थ डिवाइड बाई 2 एरिया तक आपका जो शियर फोर्स है वो भी ज़्यादा रहता है। तो अब हम जानेंगे आपका फ्लेक्सर शियर क्रैक के बारे में। तो फ्लेक्सर क्रैक में आपका बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा रहता है, 90 डिग्री का क्रैक फॉर्म होता है। शियर क्रैक में आपका शियर फोर्स ज़्यादा रहता है सपोर्ट के पास, इसलिए हमारे यहाँ पे 45 डिग्री का क्रैक फॉर्म होता है। तो फ्लेक्सर शियर क्रैक का मतलब यहाँ पे फ्लेक्सर एंड शियर दोनों के लिए क्रैक फॉर्म होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री क्रैक भी है, 45 डिग्री क्रैक भी है। तो इसके बारे में अब हम डिटेल्स में जानेंगे। तो आपका यहाँ पे सपोर्ट एंड मिड स्पान के बीच में ये जो फ्लेक्सर शियर क्रैक है वो फॉर्म होता है एंड ये जो क्रैक है जनरली 45 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। एंड ये जो फ्लेक्सर शियर क्रैक है जनरली 3 स्टेप में होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है एंड थर्ड स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, आपका ये जो क्रैक है ये बॉटम पोर्शन में क्रिएट होता है, क्योंकि आपका जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेस के वजह से ये आपका फर्स्ट बॉटम पोर्शन से यहाँ पे क्रिएट होता है। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, तो सेकंड स्टेज में आपका ये जो क्रैक है ये डायगोनल डायरेक्शन में बेंड हो जाता है एंड अपर की तरह ट्रैवल करता है, मतलब 90 डिग्री से स्टार्ट हुआ देन 45 डिग्री पे बेंड हो गया एंड फाइनली आपका जब डायगोनल स्ट्रेस जो होता है वो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ जो कंक्रीट होता है उसे एक्सीड कर जाता है, उस टाइम पे आपका कंक्रीट जो होता है वो क्रश हो जाता है, मतलब आपका बीम फेल हो जाता है। तो बेसिकली आपका जो फ्लेक्सर शियर क्रैक है जहां आपका बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स लगता है उस जगह पर आपका फ्लेक्सर शियर क्रैक क्रिएट होता है। तो आपको अब क्रैक कितने टाइप का है फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली आपका जो फ्लेक्सर क्रैक होता है उसमें बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा रहता है, इसलिए 90 डिग्री का क्रैक फॉर्म होता है। शियर क्रैक में आपका 45 डिग्री का क्रैक फॉर्म होता है, क्योंकि आपका सपोर्ट में शियर फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए सपोर्ट के पास ही आपका शियर क्रैक फॉर्मेशन होता है। एंड जो आपका फ्लेक्सर शियर क्रैक होता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब बेंडिंग मोमेंट एंड आपका शियर फोर्स जहाँ पे लगता है ये फ्लेक्सर शियर क्रैक वहाँ पे क्रिएट होता है। ये जो क्रैक है आपका ये 45 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। देन नेक्स्ट इज आपका मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक विड्थ, मतलब आप कितने जो क्रैक है उसका कितने mm तक आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपका एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर। एक्सपोजर कंडीशन मतलब आपका जो बीम है वो कितने एक्सपोज हो रहा है एनवायरनमेंट से, मतलब आपका अगर एक्सपोजर जो कंडीशन है वो मिल्ड होगा तो आप 0.3 mm तक अगर आपका क्रैक आता है बीम पे आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका जो एक्सपोजर कंडीशन है वो मॉडरेट टू सीवियर होगा तो आप मैक्सिमम 0.2 mm तक क्रैक को कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम होगा एक्सपोजर कंडीशन देन आप 0.1 mm तक क्रैक को परमिसिबल कर सकते हो। देन आता है आपका डिफ्लेक्शन कंट्रोल। आपका जो लास्ट पार्ट है बीम का आप डिजाइन करने के बाद आप डिफ्लेक्शन कंट्रोल जो है वो चेक करते हो। तो इसमें भी आपका IS कोड जो 456/2000 है इसमें भी आपका वैल्यू दिया हुआ है, मतलब आपका जो L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई D का रेशियो है जो इसका वैल्यू है, अगर इन दिनों में से आता है सपोर्ट कंडीशन के बराबर से तो आपका जो बीम है वो डिफ्लेक्शन में सेफ है।
मतलब आपका जो सपोर्ट कंडीशन है, अगर आपका कैंटिलीवर बीम है तो एल इफेक्टिव बाई डी रेशियो आना चाहिए 7। अगर आपका सिंपली सपोर्टेड सपोर्ट कंडीशन है तो आपका एल इफेक्टिव बाई डी रेशियो आना चाहिए 20। अगर आपका कंटिन्यूस है बीम जो, तो उस टाइम पे आपका एल इफेक्टिव बाई डी रेशियो जो है वो आना चाहिए 26। फिर हम डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। डिफ्लेक्शन चेक मतलब आपका जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है उसे हम चेक करते हैं। मतलब आपका जो एल इफेक्टिव डिवाइड बाई डी होता है वो लेस आना चाहिए आपका K1, K2, K3, K4 को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो आपका एल इफेक्टिव बाई डी से ज़्यादा होना चाहिए। तो K1, 2, 3, 4 में जो यहाँ पे लिया हूँ ये है आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो K1 जो है आपका वो डिपेंड करता है आपका स्पान के ऊपर। तो अगर आपका जो स्पान है वो लेस देन 10 मीटर है, हम एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई डी मतलब ये जो वैल्यू है इसे यूज़ कर सकते हैं। बट आपका जो स्पान है वो अगर 10 मीटर से ज़्यादा है तो ये जो वैल्यू है हम 10 डिवाइडेड बाई स्पान से मल्टीप्लाई करके यूज़ करेंगे। तो आपका जो K2 है वो है आपका परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट। वो हम कैसे निकालेंगे मैं आपको प्रॉब्लम करने के टाइम पे डिटेल्स में बता दूंगा। एंड यहाँ पे आपका जो K3 है वो है आपका परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन एनफोर्समेंट। एंड यहाँ पे आपका जो K4 है ये है आपका वेव विड्थ डिवाइडेड बाई फ्लेंज विड्थ। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको प्रॉब्लम के साथ साथ डिटेल्स में बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बीम का डिजाइन, कंप्लीट डिजाइन कैसे करेंगे उसके बारे में डिटेल्स में बोलूँगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द सिविल थंडर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।